हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज का जो वीडियो है वो आपका है क्लास 8 की साइंस का एमसीक्यू। इसका भी मैंने आपको थ्योरी करवा दी है। जिन्हें आप थ्योरी पढ़नी है क्लास 8 की तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके साइंस के सारे ही वीडियो देख सकते हो। कल मैंने आपको कराई थी 6th क्लास की साइंस का एमसीक्यू, आज है 8th क्लास की। चलिए फिर स्पीड में बढ़ते हैं फटाफट। चैप्टर पहला है दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। तो इसका देखो क्वेश्चन क्या है पहला कि दहन कितने प्रकार के होते हैं। तो दहन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन क्या है? जिस दहन में पदार्थ तीव्र गति से दहन करने लगते हैं, जैसे पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी का तेल आदि। ये सब तीव्र गति से इनके अंदर दहन ही करने लगते हैं या ज्वलनशीलता ज़्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा पेट्रोल में कितनी जल्दी आग पकड़ती है, या एलपीजी हो जो हमारे सिलेंडर गैस होता है, और या फिर मिट्टी का तेल हो। अगला क्या है? स्वतः दहन, जिसमें पदार्थ स्वयं जलने लगते हैं, जैसे वायु में फास्फोरस का जलना। तो ये सब एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। अगला है विस्फोट, जिसमें दहन के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होने लगती है और ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनियाँ पैदा होती है, विस्फोट कहलाती हैं, जैसे आतिशबाजी और पटाखा बम आदि। अगला चैप्टर है दूसरा, बिजली और भूकंप, प्रकृति के 2 भयानक रूप हैं। कुछ देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं अगर कुछ मिसप्रिंट है या गलत टाइप है तो आप उसको माइंड ना करें, अपने हिसाब से आप पढ़ते चलिए। पहला प्रश्न इसका क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला इसका है सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, जो सजातीय आवेश है वो एक दूसरे को विकर्षित करता है, और जो विजातीय आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, दोनों अपोजिट हैं। अगला फिर क्या है? तड़ित चालक, तड़ित से भवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है? भूकंप की तीव्रता का मापन किससे करते हैं? रिएक्टर स्केल से किया जाता है। तो तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से होता है। अगला चैप्टर है तीसरा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो देखो उसका पहला क्या है कि धान की फसल जो है वो है होती खरीफ। दूसरा चना की फसल, रबी की फसल इसे बोलते हैं। इसके बाद उर्वरक है, क्या है उर्वरक? आपका अकार्बनिक लवण है उर्वरक। फिर खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। तो आपने देखा होगा खेतों में खरपतवार निकलने आती है, जब उसको हटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निराई कहा जाता है। अगला है अनाज का भंडारण किया जाता है। अब देखो, अनाज का भंडारण जूट के बोरों में भी करते हैं, धातु के पात्रों में भी किया जाता है, कोठियों में भी करते हैं, और एफसीआई गोदामों में भी किया जाता है। तो आपका इसका राइट होगा डी, मतलब आपका इसमें 5th राइट हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। लास्ट वाला ऑप्शन मतलब कहने का आपका सही हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपका इसका दूसरा है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। नेक्स्ट है खाद, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। तो खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। फिर नेक्स्ट है धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। अगला है केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। फिर लास्ट क्या है? फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसे भी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र। प्रश्न तीसरा क्या है? कॉलम ए में दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम ए है खरीफ की फसल, देखिए कौन सी? धान एवं मक्का। उसके बाद रबी की फसल गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद क्या है? गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये आपकी कार्बनिक खाद होती है। हार्वेस्टर देखिए क्या है? कटाई का यंत्र होता है। अगला चैप्टर 4 है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। तो देखो इसका पहला क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। संश्लेषित रेसे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं। जो संश्लेषित रेसे होते हैं उन्हें कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। यहाँ पे आप मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। अगला क्या है? सूती वस्त्र जलने पर
कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। तो आपसे ऐसे ये आप याद रखना कि जब सूती वस्त्र जलता है तो कैसी स्मेल आती है, जैसे कि कोई कागज जलने की स्मेल हो। अगला है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। फिर लास्ट है संश्लेषित रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, मिलान करना है। कॉलम का है आपका और कॉलम खा है। एक साइड में आपके सारे रेशम दिए गए हैं, रेशम, पैराशूट, कृत्रिम रेशा। ये कैसे मिलता है, ये क्या है? अब देखो, जो रेशम है वो आपका प्राकृतिक रेशा है, पैराशूट नायलॉन से बनता है, कृत्रिम रेशे क्या है, रेयॉन, और टेरिलिन क्या है, एक ये संश्लेषित रेशा है आपका। फिर देखो अगला चैप्टर है, अगला प्रश्न है, मतलब तीसरा क्या है, रेशे। एक साइड लिखे हैं रेशे के प्रकार। अब देखो, कपास प्राकृतिक रेशा है, ऊन प्राकृतिक रेशा है, रेशम भी आपका प्राकृतिक रेशा है। फिर प्लास्टिक ये है कृत्रिम, नायलॉन भी आपका कृत्रिम है और रेयॉन भी आपका कृत्रिम रेशा है। इसके बाद अगला चैप्टर है फिफ्थ, बल के जोर आजमाइश। पहला है मिलान, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, सेब का पेड़ से टूटकर गिरना किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। दूसरा विद्युत बल क्या है, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, ये आपका विद्युत बल है। फिर घर्षण बल क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होना, ये आपका घर्षण बल है। चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित करना। पेशी बल किसे कहते हैं, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचने को पेशी बल कहा जाता है। अगला है अगला प्रश्न है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल कैसा होता है, घर्षण बल होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन असंपर्क बल है, तो चुंबकीय आपका। अगला चैप्टर है 6, घर्षण के कारण। इसका पहला देखो, खाली स्थानों को भरना है। पहला क्या है इसका, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। अगला है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह जो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। फिर अगला है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है। अगला है तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। फिर अगला क्या है, हवाई जहाज को आकर्षित मछली नुमा होती आकृति जो होती है, मछली नुमा होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। अगला देखो क्या है प्रश्न आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य आपको बताने हैं। इसका पहला है, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ये असत्य है, ये सदा के लिए तो लुढ़कती नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट क्या है, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपका सत्य है। अगला है, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी सत्य है। और फिर अगला आपका लास्ट है, स्नेह के प्रयोग में घर्षण का मान घट जाता है, ये भी आपका सत्य है। अगला चैप्टर है आपका सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। अब इसका प्रश्न पहला है, सही विकल्प के आगे सही निशान लगाना है। पहले का आपका का है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी गुणन करता है निपाह कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, मलेरिया रोग का कारण होता है प्रोटोजोआ। फिर अगला देखो, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रकार है किण्वन। अगला है, पाव रोटी या इडली के फूलने के कारण होता है ईस्ट। फिर नेक्स्ट देखो क्या है प्रश्न, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। इसका का है, विशेष यंत्र मदगी का उपयोग सूक्ष्मजीवी को देखने के लिए किया जाता है, विशेष यंत्र। अगला फिर देखो, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, पोलियो बायास या विपा के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है, बायास या विपा के कारण। अगला है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। फिर
सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक मृत परजीवी की सहायता से किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रश्न तीसरा, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखो पहला इसका क्या है, मृद इसमें लिखा है मृद जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, ये आपका गलत है। फिर अगला, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये भी गलत है। फिर अगला है डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, ये आपका सही है। फिर अगला देखो, मादा एनाफिलिस मच्छर का मलेरिया परजीवी का वाहक है, ये आपका सही है। ईस्ट एक सवाल है, ये आपका गलत है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये आपका राइट है। अगला क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के मिट्टी से उर्वरता घटती है, ये आपका गलत है। फिर अगला देखो, राइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, ये राइफाइड नहीं होगा, टाइफाइड है यहाँ पे। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपको। कॉलम दिए हैं दो आपको, देखिए राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्लाज्मोडियम मलेरिया द्वारा, ये इनके लैक्टोबैसिलस दही का जमना बैक्टीरिया है, ये किण्वन सिरका निर्माण करता है, या किण्वन के कारण सिरका का निर्माण होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। एथेंक्स क्या है, जंतु रोग है। अगला है चैप्टर 8, दाब और बल का आपसी संबंध। अब इसका पहला देखो प्रश्न क्या, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला है हवाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। फिर अगला क्या है, तरल द्वारा ऊपर मुखी बल उत्प्लवकता। फिर नेक्स्ट है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, उत्प्लावन बल कहलाती है। अगला है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब भार होता है। फिर अगला देखो क्या है आपका, खाली स्थानों को उसमें भरना है। दूसरा है, पहला प्रश्न, ठोस द्वारा केवल नीचे की वायु द्वारा आरोपित ठोस द्वारा केवल नीचे की दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। दूसरा है, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। फिर तीसरा क्या है, द्रव्य द्वारा आरोपित दाब सभी दिशा में होता है। चौथा है, दाब की इकाई पास्कल है। फिर अगला है, जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। अगला देखो, सही है या गलत आपको बताना है। पहला, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, ये आपका सही है। अगला है, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, ये भी आपका सही है। फिर अगला, वायु में भार होता है, ये भी आपका सही है। फिर अगला है, क्षेत्र का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, ये भी आपका सही है। अगला देखो चैप्टर है 9 नंबर, ईंधन हमारी जरूरत है। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसका का है, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। फिर दूसरा देखो, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाले ईंधन है। फिर तीसरा, कोल तार कोयले का उत्पाद है। उसके बाद अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है वो सीएनजी है। अगला देखो क्या है, दूसरा, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखने हैं आपको। उसका पहला है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये असत्य है आपका। फिर देखो दूसरा, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, ये आपका सत्य है। तीसरा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये आपका असत्य है। चौथा है, बरौनी में तेल का कुआं है, ये असत्य है। और पांचवा, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये आपका सत्य है। अगला है चैप्टर 10, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव।
पहला है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरा है, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना विद्युत लेपन कहलाता है। फिर देखो तीसरा है, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर ऑक्सीजन जो धन टर्मिनल पर और हाइड्रोजन ऋण टर्मिनल पर मिलता है। चौथा है, विद्युत चालन करने वाला अधिकांश द्रव्य अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। अगला चैप्टर 11 है, प्रकाश के खेल। इसका पहला प्रश्न देखो, ज्ञानेंद्रियां क्या है? आँख, नाक, कान, गला तथा त्वचा। आँख, नाक, कान हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम संसार को जानते हैं। यहाँ पे गला नहीं होगा, यहाँ पे आप सही कर लो, आपकी जीभ होगी, जीवा। ठीक है, आँख, नाक, कान और जीवा और तथा त्वचा हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम संसार को जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है? तो वस्तुओं का दृश्य प्रकाश बनाता है जिनकी ज्ञानेंद्रियां प्रकाश बनाता है ये यहाँ पे इतना आपका मिसप्रिंट है, इसको आप, तो वस्तुओं का दृश्य प्रकाश से बनता है। अगला प्रश्न, विभिन्न वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं? विभिन्न वस्तुओं को हम उन वस्तुओं से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश के कारण देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला प्रश्न, परावर्तित किरणें किसे कहते हैं? पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस पर दर्पण के 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? देखो, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अगला है 8 है प्रश्न, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। अब फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। अगला प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे बालों को कैसे देख पाते हैं? तो देखो, हम अपने सिर के पीछे के बालों को परावर्तित प्रकाश के पुनः परावर्तित होने के कारण देख पाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन? यदि रंगीन है तो उसमें कितने रंग हैं? तो देखो, सूर्य का प्रकाश श्वेत नहीं है, रंगीन है, उसमें 7 रंग होते हैं। फिर अगला प्रश्न, प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे चंद्रमा, शुक्र आदि। अगला प्रश्न देखो क्या है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, ध्रुव तारा, मोमबत्ती आदि। अगला है, अंध बिंदु किसे कहते हैं? दक्ष तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोश, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न, पारदर्शियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, पारदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे और बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। फिर अगला है, कैलाइडोस्कोप कहाँ का उपयोग में लाया जाता है? तो कैलाइडोस्कोप से देखने पर बार बार अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं, अर्थात कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देता। इसका प्रयोग दीवारों को सजाने वाले कागजों तथा वस्तुओं के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न, चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए कौन सी पद्धति विकसित की गई है? जो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए ब्रेन लिपि पद्धति विकसित की गई, जिसकी खोज एक चाक्षुष विकृत व्यक्ति लुइस ब्रेल ने 1821 में प्रकाशित किया था।
अगला चैप्टर है 12 नंबर, पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। देखो इसका पहला प्रश्न के धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनमें आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। अगला प्रश्न है अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। देखिए कृषि, चारागार, शिकारी, ये तीनों ही उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका फोर्थ राइट। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? तो ब्लू व्हेल आपकी विलुप्त होती जा रही है आपका। अगला राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन आपका राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न कांवर पक्षी बिहार स्थित है? बेगूसराय में। फिर दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। दूसरा है देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट पार्क है। फिर तीसरा क्या है? संकटापन्न प्रजातियों की सूची अभिलेख रेड डाटा पुस्तक में रहती है। अगला है चौथा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। फिर आपका 5वां नंबर है फर्न, शैवाल, जिनको, साइकेड आदि विलुप्त हो चुके हैं या होने वाले पौधे हैं। अगला देखो क्या है? तीसरा आपको मैचिंग करनी है, कॉलम का खा दिया है इसका मिलान। कॉलम का में पहला है डोडो, मॉरिशस का विलुप्त जंतु है। दूसरा गंगे डॉल्फिन, गंगा के विलुप्त हो रही स्तनधारी है। इसके बाद तीसरा वाल्मीकि अभ्यारण्य में क्या है? बाघ है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए है। फर्न, जिनको, साइफेड विलुप्त हो रहे पौधे हैं। अगला है चैप्टर 13 नंबर, तारे और सूर्य का परिवार। अब देखो पहला है रिक्त स्थानों को भरना है कि शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। दूसरा क्या है? तारों के ऐसे समूहों को जो कोई पैटर्न बनाता है उसे तारामंडल कहा जाता है या कहते हैं। फिर तीसरा है सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। फिर चौथा क्या है? वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। 5वां आपका है 4 नंबर, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला है स्तंभ, इसमें भी आपको मैचिंग करनी, स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए हैं। देखो बाह्य ग्रह शनि को कहा जाता है। दूसरा आंतरिक ग्रह मंगल को कहा जाता है। फिर तीसरा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को। नेक्स्ट क्या? तारामंडल सप्तऋषि है और ओरायन ध्रुव तारा। आपके तारामंडल को सप्तऋषि, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, आंतरिक ग्रह मंगल और बाह्य ग्रह शनि। अगला चैप्टर है 40 नंबर, कोशिकाओं हर जीव की आधारभूत संरचना। देखो इसका पहला क्या है कि सूक्ष्मदर्शी जो है एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी यानी आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप की यहाँ बात हो रही है। अगला है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फिर अगला क्या है? कोशिका, कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका के भाग हैं। तो आपसे पूछ सकता है कोशिका के भाग कौन कौन से? ऐसे भी दे सकता है चारों में ये 3 दे रखा हो और एक नहीं तो उसमें पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके जो हैं भाग वो याद रखने होंगे। उसके लिए कोशिका, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों कोशिका के भाग हैं। अगला है कोशिका भित्ति, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर अगला क्या है? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है दूसरा, एक शब्द में आपको बताना है। देखो यहाँ पे पहला क्या दिया? सजीवों की संरचनात्मक इकाई है कोशिका। दूसरा है कोशिका में जालीनुमा संरचना, कोशिका द्रव्य। फिर तीसरा क्या है? गा नंबर, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। फिर क्या है? नेक्स्ट, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेवार लवक है हरित लवक। फिर अगला है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना रिक्तिकाएं कहलाती हैं। अगला चैप्टर है 15, जंतुओं में प्रजनन। इसका पहला देखो, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है पाचन, आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला फिर अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक जीव, इसका आपका फोर्थ राइट हो जाएगा।
फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी, आपका इसका सेकंड राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है, मृदा जननांग है गर्भाशय। प्रश्न दूसरा, सत्य कथन के सामने आपको इसमें मतलब ट्रू फॉल्स करना है, सही गलत बताना है। पहला है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, मेढक में बाहर निषेचन होता है, ये आपका सत्य है। फिर तीसरा क्या है, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में निषेचन होता है, ये आपका असत्य है। इसके बाद चौथा, शुक्राणु नर युग्मक है, ये सही है, सत्य है। फिर पांचवा है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, ये आपका असत्य है। अगला है चैप्टर 16, धातु और अधातु। तो देखिए, धातु और अधातु में पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, लोहा को, तो आपका ए राइट हो जाएगा, पहला मतलब। दूसरा, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिंक। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परावर्तित कर सकते हैं, सोना को। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है, तो मानव धातु में रक्त में पाई जाती है जो धातु, वो है लोहा। अगला है दूसरा, रिक्त स्थानों की इसमें आपको पूर्ति करनी है। पहला क्या है, सबसे पुराना धातु आपका तांबा है। दूसरा है, शीशा या लेड की पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट को लपेटने में होता है, शीशा या लेड की पतली पर्णिका। अगला है, सभी धातुएं तन्य होती हैं। फिर नेक्स्ट है, पारा एक द्रव्य धातु है। फिर नेक्स्ट है, ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। अगला चैप्टर है 17, किशोरावस्था की ओर आप बड़ी हो रही। पहला इसका प्रश्न क्या है, किशोरावस्था की अवधि आपसे पूछी है, तो किशोरावस्था की जो अवधि है वो आपकी 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किशोरावस्था में। फिर अगला है, टेस्टोस्टेरोन है पुरुष हार्मोन। अगला प्रश्न, सामान्यतः ऋतु तनाव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष में। फिर अगला है, बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है, देखो इनमें से कोई नहीं, इसमें प्रश्न पूछा बेहतर सेहत के लिए खूब खाना, खूब नहाना, खूब खाना, कम सोना या दिन में सोना रात में जागना, ये आपके कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है बेहतर सेहत के लिए, इसलिए आपका फोर्थ राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो क्या है, दूसरा सही कथन बताना है, ट्रू फॉल्स करना है। इसका पहला है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, ये आपका गलत है। इसके बाद दूसरा क्या है, शुक्राणु का असत उत्पादन अंडाशय से होता है, ये आपका सही है। फिर देखो तीसरा क्या है, पहले ऋतु तनाव को रजोर दर्शन कहते हैं, ये आपका सही है। फिर युग्मनज का पोषण गर्भाशय से होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्या, इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो ये आपका गलत है, इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगला है, कॉलम ए से शब्दों को कॉलम बी के उचित शब्दों को मिलाना है। पहला शुक्राणु वृषण, दूसरा अंडाणु अंडाशय में, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से और शिशु गर्भाशय से। अगला चैप्टर है 18, ध्वनियाँ तरह तरह की। पहला प्रश्न इसका है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ठोस द्रव्य तथा गैस माध्यम तनाव से या माध्यम से, ये गलत, आपका इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की, इसका पहला राइट हो जाएगा। फिर प्रश्न, किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है, आवर्तकाल, आपका थर्ड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला इसका क्या है, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है,
ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन द्वारा। फिर दूसरा क्या है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगला है कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करती है जिसे आवर्तकाल कहते हैं। अगला है अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं जिसे कम करने का उपाय करना चाहिए। देखिए तो अब आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। क्लास 8 का मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, जो आपकी चल रही तैयारी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।